माइक किया कहाँ गया माइक लगा माइक सर 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव में उसके बाद में कहा जा रहा है कि जो भाजपा विरोधी ताकतें हैं या जो राजनीतिक दल है, ना इनके पास कोई प्रोग्राम है, ना इनके पास कोई चेहरा है और आने वाले दिनों में भी इनके लिए लीग प्रॉस्पेक्ट है। आप इससे कितना सहमत हैं? आपका ऑब्जर्वेशन चुनाव तो अब इन दिनों हर साल कहीं न कहीं होता है। भाजपा तो दिल्ली में हारी, बिहार में हारी और भाजपा को इन 5 राज्यों में 2 राज्यों में सफलता मिली। पंजाब में हार गए, गोवा में लार्जेस्ट सिंगल पार्टी कांग्रेस थी, मणिपुर में लार्जेस्ट सिंगल पार्टी कांग्रेस थी। यह बात अलग है कि जोड़ तोड़ के बदौलत आप सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन जो जनता का मैंडेट है, अगर नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से आप देखेंगे तो एक राज्य में तो विशाल बहुमत से पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी और 2 राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। तो इसलिए इन सब अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थिति होती है और उसका रिजल्ट होता है। हम नहीं समझते हैं कि कुछ राज्यों के चुनाव में जीत होती है, लेकिन एक बात तो दिखाई पड़ता है कि जहां अपोजिशन यूनिटी होगी वहां बेहतर परिणाम आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। विकल्प के रूप में पूरे तौर पर अगर कोई पार्टी जनता के बीच में उभरती है तो सफलता मिलती है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सफलता मिली या पंजाब में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली, पूर्व में कांग्रेस पार्टी शासन में रही है, कभी अकाली दल भाजपा कॉम्बिनेशन रहा। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति होती है। यूपी की बात जहाँ तक है वहाँ के बारे में जरूर है एक व्यापक विपक्षी एकता अगर होती तो परिणाम कुछ और आता है, क्योंकि अभी सपा कांग्रेस गठबंधन को जितना वोट आया और बसपा को जितना वोट आया, इन दोनों वोट को सिर्फ मिला दिया जाए तो भाजपा और उनके सहयोगियों को कुल मिलाकर जितना वोट आया उससे 10% ज्यादा वोट आया। वो अपोजिशन यूनिटी भी एक बड़ी चीज होती है। शराबबंदी को लेकर पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो नेशनल हाईवे के किनारे दुकानें थी, जब वो पीछे की तरफ जा रही है बस्तियों में, तो वहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं और लेकिन इसकी काट के तौर पर राज्य सरकारें ये कर रही हैं कि जो शहरी इलाकों से जाने वाली जो हाईवे थी उनको डी-नोटिफाई करके एक तरह से इसका विकल्प ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, जो एक माहौल बना और फिर जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है? देखिए, पूरे तौर पर शराब को बंद किए बिना कोई रास्ता नहीं। और एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार ने जो कदम उठाया उसका स्वागत न सिर्फ बिहार के लोगों ने किया है बल्कि दूसरे प्रांतों में इसका स्वागत हो रहा है और धीमे धीमे लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है। अब कहीं लोग कहते हैं कि हम इतनी दुकानों को बंद कर देंगे, दुकान की संख्या घटा देंगे आदि है, तो ये एक तरह से कहिए स्लो रिस्पॉन्स है, लेकिन प्रिंसिपल के तौर पर, सिद्धांत के तौर पर लोगों ने ये मान लिया कि अब शराब को बढ़ावा देना संभव नहीं, शराब के खिलाफ है, जनमत इसके विरुद्ध है। तो ये तो लोगों को एहसास हो गया और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, हाईवेज के इर्द गिर्द आप 500 मीटर में कोई दुकान नहीं खोल सकते, तब उन दुकानों को शिफ्ट करके वहाँ की राज्य सरकार अंदर ले जाएगी या और जगह पर ले जाएगी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई समाधान हो, इससे कोई समाधान होगा। इसलिए पूरे शराबबंदी की ओर जाना चाहिए
और हमको बिहार के बाहर जहाँ कहीं भी जाने का मौका मिला है, हमने जो जन भावना देखी है वो शराब के खिलाफ। और यही कारण है जिसका आपने हवाला दिया है यूपी या मध्य प्रदेश का, जहाँ अगर अंदर शराब की दुकान खुल रही है तो उसका लोग विरोध कर रहे हैं। तो अब लोग इसके खिलाफ हो गए, लोगों को हिम्मत करना पड़ेगा। और एक बात जो लोगों के मन में ये बात आती है कि साहब शराब बंद कर देंगे तो एक्साइज में और टैक्स में जो कमी होती है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसके सामने बिहार उदाहरण है। हम लोगों के यहाँ 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी वैट और एक्साइज ड्यूटी मिलाकर 2015-16 में, 15-16 दोनों को मिलाकर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई और 16-17 में हमने बंद कर दिया। तो जो अभी फिगर आया है, अभी इसमें और इम्प्रूवमेंट ही होगा। जो विभिन्न जगहों से, चाहे वो वैट हो या डिफरेंट प्रकार के जो टैक्सेज होते हैं, यानी जिससे आमदनी होती है, सरकार का रेवेन्यू आता है, हमने जो देखा है, जो फिगर कल मेरे समक्ष आया है, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि पिछली बार शराब का कारोबार भी अलाउड था, 5,000 करोड़ की आमदनी थी। तो सब मिलाकर जो पिछले वर्ष टैक्स की जितनी आमदनी स्टेट के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है, टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, रेवेन्यू से जो अर्निंग होती है, रजिस्ट्रेशन से अर्निंग होती है, ट्रांसपोर्ट से अर्निंग होती है, जो विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं रेवेन्यू अर्निंग के, तो जो पिछले साल 15-16 में जो हमारी आमदनी हुई थी टैक्स की स्टेट, उससे लगभग बराबर है इस साल। तब जबकि 5,000 करोड़ रुपया वैट और एक्साइज ड्यूटी दोनों मिलाकर 15-16 में आया था, वो तो समाप्त हो गया, वो तो था नहीं। और दूसरा डीमोनेटाइजेशन के चलते खास करके बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन वगैरह पर असर पड़ा था, अन्य जगहों पर भी असर पड़ा, लेकिन रजिस्ट्रेशन में तो सबसे ज्यादा हुआ, उसकी आमदनी घटी। तो ये दो, यानी शराबबंदी और डीमोनेटाइजेशन, ये दोनों से जो असर हुआ, अगर इसको मिलाकर हम देखते हैं तब भी हम 16-17 में लगभग 15-16 की आमदनी के बराबर है, लगभग। अभी जो एक तरह से कहिए अभी हो सकती है तो और बढ़ेगा ही, अभी जो फिगर हमारे सामने कल रखा गया है उसके हिसाब से। तो मैं तो चाहूंगा कि सभी राज्य के लोग समझ लें कि शराब को बंद कर दीजिएगा तो आपके मन में ये भ्रम है, अगले साल में थोड़ा आपको लगेगा बराबर पर जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप और इम्प्रूवमेंट की ओर चले जाइए। क्योंकि सरकार के खजाने में आमदनी थोड़ी घटती जरूर है, लेकिन लोगों का जो शराब में खर्च होता था वो रुक जाता है, वो पैसा बच जाता है, वो दूसरे अच्छे कामों में लगता है। जैसे हमारे यहाँ ही मार्केट का सर्वेक्षण हुआ तो उसमें पाया गया कि कई चीज़ों की बिक्री बढ़ी है, वो जरिए रेडीमेड गारमेंट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, स्वीट्स, सीविंग मशीन, बिजली के उपकरण, आपको वाहन, फर्नीचर, हर क्षेत्र में जो मार्केट में बिक्री बढ़ी है। आखिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिलाकर टैक्स तो उस पर आता ही है। तो ये सोचना कि हमारे राज्य में बड़ा भारी नुकसान होगा, जो पैसे का नुकसान समझ रहे हैं, सरकार के खजाने का नुकसान, ये भूल जाते हैं कि लोगों का कितना बड़ा नुकसान। हमारे यहाँ कम से कम 10,000 करोड़ रुपया लोग शराब में गंवा रहे हैं, ये पैसा तो लोगों का बचा। तो जहां मान लीजिए कि 10,000 करोड़ रुपया आज शराब से आमदनी हो रही, तो उस राज्य में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा लोग शराब में कमा रहे होंगे। वो अगर पैसा बच जाएगा लोगों का तो बेहतर काम में खर्च होगा, मार्केट का विस्तार होगा, इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आएगा। इसलिए यह एक भ्रम, इसलिए हम समझते हैं कि सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बिहार उदाहरण कि 5,000 करोड़ के लॉस के बावजूद और डीमोनेटाइजेशन के कारण जो मार्केट पर असर पड़ा, पर्टिकुलरली रजिस्ट्रेशन में जो असर पड़ा है, इन सब चीजों के बावजूद हम 16-17 में 15-16 के बराबर ही रह गए टैक्स इनकम। ये तो बहुत बड़ा कदम है ना। अब अगले साल हम कितना आगे जाएंगे, तो ये सोचने वाली बात है। और मैं सबको कहूँगा, सभी राज्य सरकारों को कहूँगा कि इस पर वो गौर करें, क्योंकि बहुत बड़ा सामाजिक ये पहल है और लोगों के लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आएगा, लोगों के सोच और व्यवहार में परिवर्तन आएगा। इसका सोशल बेनिफिट बहुत ज्यादा है।
सर उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को आप ये सलाह देंगे क्योंकि उनके हम पहले तो सभी मुख्यमंत्रियों को सलाह देते हैं। हम तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी दे के आए हैं, यूपी के मुख्यमंत्री को भी, सभी मुख्यमंत्रियों को कहेंगे। इनके पहले जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, उनको हमने सलाह दिया था। ममता जी के शपथ ग्रहण में मुलाकात हो गई तो उस समय हमने सलाह दिया था। तो इन लोगों ने एक छेड़ दिया था चर्चा कि हमारे यहाँ तो काफी शुगर इंडस्ट्री है, इतना ज्यादा गन्ना होता है, तो फिर जो मोलासेस होगा उससे स्पिरिट बनता है। सारे हमने समझा दिया था कि उस मोलासेस से एथेनॉल बनेगा और एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना। जो पेट्रोल को इंपोर्ट करने में देश का पैसा जा रहा है, अगर एथेनॉल का उत्पादन बढ़ जाएगा तो हम पेट्रोल में एथेनॉल 10% मिलाना है, तो वो एथेनॉल मिलाएंगे तो उसकी जगह पर एथेनॉल आएगा। और हमने देखा हमारे यहाँ तो जो शुगर मिल्स थे उनको कह दिया गया कि आप एथेनॉल बनाइए, आज एथेनॉल बना रहे हैं और बेहतर स्थिति में जो मोलासेस से स्पिरिट बनता था उससे जितनी उनको आमदनी होती थी, एथेनॉल से ज्यादा आमदनी हो रही। और एथेनॉल का डिमांड तो है और वो इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक है, इतना ज्यादा जो, और देश की इकोनॉमी के लिए भी ठीक है। इतने बड़े पैमाने पर हमको जो पेट्रोल का इंपोर्ट करना पड़ता है उसमें 10% एथेनॉल मिलाना है और हमारे यहाँ 10% एथेनॉल का प्रोडक्शन हो जाएगा तो कितना बड़ा लाभ होगा। इसलिए देखिए, ये सोचने वाली बात है, ये हिम्मत करने वाली बात है। लोग तो सलाह देंगे, लोग तो सलाह देंगे, पैसा सामने दिखता है कि खजाना में आ रहा है तो लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं, लेकिन एक मेजर स्टेट ने तो करके दिखा दिया ना। तो इसी प्रकार से अन्य स्टेट में हमारे यहाँ सपोज मान लीजिए 10,000 करोड़ लोग शराब में गंवाते थे, जिनके यहाँ आमदनी ज्यादा है वहां समझ लीजिए कम से कम दुगना, जितना टैक्स में सरकार के पास आता है उससे कम दुगना से ज्यादा ही पैसा लोग शराब में खर्च करते हैं। तो पैसा बचेगा, अच्छे कामों में खर्च होगा, सरकार की आमदनी बढ़ेगी कालांतर में। तो ये तो हिम्मत करने वाली चीज और करना चाहिए, मैं समझता हूँ। योगी जी में हिम्मत है कि नहीं? ये तो हमको क्या पता, ये तो आपको ज्यादा समझना होगा। ये नीतीश जी, जैसे उत्तर प्रदेश में ये जो बूचड़खाना, अवैध बूचड़खाना के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके बाद अन्य राज्यों में भी इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में भी माना जाता है कि बहुत इस तरह का अवैध बूचड़खाना है, तो क्या उस तरह का आप भी यहाँ अभियान चलाएंगे? अरे यहाँ अवैध बूचड़खाना न के बराबर होगा, ये सब बकवास है और अवैध को चलाने की इजाजत नहीं। और हमारे यहाँ तो और ज्यादा शुरू से ये 55 से कानून बना हुआ है, गौ हत्या पर प्रतिबंध है, यहाँ का कोई मुद्दा ही नहीं। और कहीं भी कोई अवैध बूचड़खाना चलाएगा तो बंद हो जाएगा, ये तो हमारे यहाँ लॉ है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अरे वोट लेते हैं कि किसान का कर्जा माफ करेंगे, ये सब काम करिए ना। हर आदमी को 15 से 20 लाख हर हिंदुस्तानी को मिल जाएगा, काला धन वापस आएगा, वो सब ना बताइए। करोड़ों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो एम्प्लॉयमेंट दीजिए ना। यही सब चीज में आप जो बहस कर रहे हैं, हमको जरा बताइए अवैध बूचड़खाना कैसे अलाउड होगा? हाउ इट कैन बी अलाउड? अगर कोई अवैध बूचड़खाने के बारे में बताएगा तुरंत एक्शन होता है। लोकल लेवल पर भी हम लोग शो कॉज करते हैं कि कैसे चल रहा था, ये तो अलाउड ही नहीं है। ये कहां से अलाउड है? ये अनावश्यक, जिसको कहिए कि जबरदस्ती कुछ ऐसा मुद्दा उठाओ जिसमें कोई दम नहीं हो और लोग फंसे रहे उसी में। और क्षमा कीजिएगा, सबसे अधिक आप लोग फंसते, आप ही लोगों की कृपा है, इसलिए कि रियल इशू पर डिबेट नहीं हो रहा है। इस देश में डिबेट रियल इशू पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर डिबेट होना चाहिए था कि नहीं? क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर डिबेट हो रहा है? जो एग्रेरियन क्राइसिस है देश भर में, और उस एग्रेरियन क्राइसिस का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस देश में पाटीदार, मराठा, जाट आरक्षण खोज रहे हैं। इससे बड़ा एग्रेरियन क्राइसिस कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या मिलेगा? जिनको माना जाता था कि संपन्न कृषक समूह है, आज खेती की हालत ऐसी बुरी हो गई है कि वैसे लोग भी अब आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा एग्रीगेट क्राइसिस से देश गुजर रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन बूचड़खाना है? मेरा बताइए तो असल प्रॉब्लम से ध्यान हटाने के लिए ये सब चलता रहता है, और मैं नहीं समझता हूं कि एक सीमा के आगे इस तरह की बातें चल पाएंगी। देश को ठीक से लोग समझ नहीं रहे हैं, अपना देश महान है। अगर एक बार विशाल बहुमत देता है और 3 साल 4 साल के अंतर्गत अगर परफॉर्मेंस कुछ और होता है तो लोगों का सोच बदलता है। इसलिए लेकिन हाँ, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि नॉन इशू को सबसे अधिक मुद्दा मीडिया में बनाया जा रहा है। नॉन इशू को आप तीखे इशू में परिणत कर रहे हैं ताकि सारा डिबेट जा रहा है। भाई बात जानी चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेटस पर बात जानी चाहिए कि क्या स्थिति है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कितनी सड़कें बनी। एजुकेशन पर होना चाहिए था डिबेट, तो इन सब चीजों पर डिबेट नहीं हो रहा। अब घुमा फिरा करके कुछ ऐसी चीजों को करिएगा जिसमें कोई दम नहीं है, लेकिन हाँ उसको दमदार बनाए रखते हैं जरूर। तो मेरा तो आग्रह होगा कि मुद्दा तो होना चाहिए बिल्कुल, या तो कोई सोशल रिफॉर्म की बात हो, लाइक शराबबंदी। आप लोग जिस गति से बूचड़ खाने के सवाल को उठाते हैं, जरा शराब के सवाल को क्यों नहीं उठाते? उठाइए शराब के सवाल को। बताइए कोई धर्म है जो कहता है शराब पीना चाहिए? हिंदू धर्म कहता है कि शराब पीना चाहिए। बापू के चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल है, इसमें तो पूरे देश में लागू करना चाहिए। सब कुछ केंद्र सरकार बापू के चंपारण सत्याग्रह के 100वें साल के प्रति कोई प्रतिबद्धता रखती है तो उनको तो पूरे देश में लागू करवाना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि राज्य सरकार को लागू करना है तो भाजपा शासित राज्यों में तो तुरंत लागू होना चाहिए। गुजरात में तो पहले से था, लेकिन बगल में महाराष्ट्र क्यों नहीं लागू हो रहा? चारों तरफ लागू करा दीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अब तो उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, झारखंड, बताइए कितना उधर से ठेलते हैं। तो इसलिए सोच लीजिए इसको क्यों नहीं मुद्दा बनाया जा रहा है? शराब क्यों? बात तो धर्म की कीजिएगा, लेकिन ये तो बताइए कि शराब कौन धर्म कहता है कि पियो? कौन धर्म इजाजत देता है? अपना संविधान भी कहता है कि न पीना मौलिक अधिकार है, शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं है, और नहीं शराब का कारोबार मौलिक अधिकार है। फिर दिया अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है भाई वो अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार शराब का व्यापार। तो जब सब कुछ है, सब धर्म यही कहता है, संविधान यह कहता है, तो आखिर इस पर क्यों नहीं लागू करते? शराब इसलिए बंद नहीं करेंगे कि खजाना को डायरेक्ट आमदनी हो रही, और दूसरा काम इसलिए नहीं करेंगे, काम करने की जरूरत नहीं है, कुछ झगड़ा वगड़ा लगा तो इसलिए इशू वो नहीं है। इशू यह है कि बताइए सोशल रिफॉर्म, या तो सोशल रिफॉर्म लाइए, या बुनियादी ढांचे का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, हेल्थ केयर का विकास हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, 2 नंबर का धंधा बंद हो। हमने तो डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट किया। अब अगले कदम के तौर पर अगर जो काला धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेनामी संपत्ति में है, अब इतने दिन बीत जाने के बाद ये बेनामी संपत्ति पर क्यों नहीं हिट करते? पूरे तौर पर सामने आनी चाहिए बात, कितनी बेनामी संपत्ति उजागर हो गई। और अगर बेनामी संपत्ति किसी की है उसको तो स्टेट को ले लेना चाहिए सीधे। भाई संपत्ति या तो आपके नाम से हो, और आपके नाम से संपत्ति नहीं है, बेनामी है, तो सरकार को टेक ओवर कर लेना चाहिए, सब संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए। देखिए कितना पैसा होगा, उससे बहुत पैसा आएगा। नहीं, शराब से क्या पैसा है? लोगों का पैसा जो गंवा भी रहे गलत काम में। लेकिन अगर बेनामी संपत्ति को सरकार टेक ओवर कर ले तो कितनी बड़ी आमदनी होगी सरकार के पास, कितना और एसेट होगा। और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, हर क्षेत्र में सरकार को इन्वेस्ट करने के लिए और पैसा होगा, तो बेनामी संपत्ति पर हिट होना चाहिए।
आज जो बात चल रही है ट्रिपल तलाक, क्या? ट्रिपल तलाक को लेकर भी बात चल रही है। हाँ, ये सारे मुद्दे जो उठ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की ज़रूरत है? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक खाली है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो आगे बढ़कर इन सब बातों को सामने ला सके। विपक्ष में कहीं से एकता नहीं दिख रही है। नहीं, नेता की कोई कमी नहीं है, हमारे देश में नेता की कोई कमी नहीं है। अब लोगों को जरूरत इस बात की है कि एकजुट होना चाहिए, और दूसरी बात है कि स्पष्ट रूप से जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए, राष्ट्रहित के मुद्दों को उठाना चाहिए। नहीं तो जिनके हाथ में है वही कोई मुद्दा उठाते रहेंगे, और मैं तो मानता हूं कि हम लोगों को अपना एजेंडा सेट करके उस पर चलना चाहिए। अब जैसे बिहार में दूसरे का एजेंडा थोड़ी चलता है, हम लोगों ने जो एजेंडा सेट किया उसी पर चल रहा है। चाहे वो बिजली का सवाल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे सामाजिक सुधार का काम हो, नारी सशक्तिकरण का काम हो, समाज के पिछड़े तबकों के उत्थान का काम हो, शराबबंदी का काम हो, ये सब एजेंडा तो हम लोगों ने सेट किया और वो एजेंडा चल रहा है। तो हमें चाहिए, संपूर्ण विपक्ष को ये चाहिए, आज जो देश के स्तर पर केंद्र में जो सत्ता है उसके विपक्ष में जितने लोग हैं, मैक्सिमम लोगों को एकजुट होना चाहिए और जनहित और राष्ट्रहित के एजेंडा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जो बिहार में महागठबंधन सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि देश स्तर में ऐसी ही कोई योजना आनी चाहिए विपक्ष की तरफ से? जैसे यहाँ का महागठबंधन सक्सेसफुल हुआ है, देश में अगर यूनिटी होती है तो महासफल होगा। तो इसके लिए कांग्रेस को पहल करनी चाहिए, आपको लगता है? बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, सभी गैर बीजेपी दलों को एक मंच पर लाने के लिए पहल कांग्रेस की तरफ से होनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनको करनी ही चाहिए। और हमारी तो लेफ्ट पार्टी से भी बातचीत हुई है, सीपीआई, सीपीएम, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। हमने उनसे भी आग्रह किया है कि लेफ्ट पार्टी एक तरह से कह लीजिए कि आज जो जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें एक उनकी जो छवि है वो एक पार्शियल छवि, तो ऐसी स्थिति में उनको भी लीड लेना चाहिए एकजुटता के लिए, हमने आग्रह किया। और कांग्रेस का तो ये स्वाभाविक रूप से दायित्व। सर, आपने जिस हीरा कटिंग फैक्ट्री का उद्घाटन किया था वो बंद हो गया है, बिहार के मजदूर बेकार हो, पता करेंगे। आपके मंत्री मेहनत से तो उसको लाए ही थे, बहुत ही आग्रह से वो आदमी आया यहाँ, रात में साइकिल रिक्शा पर बैठ के घूमा, तो यहाँ के वातावरण को समझा, देखा, इसके बाद उसने किया। मुझे नहीं मालूम है कि वो बंद हो गया है या वो चले गए, इधर उनका कोई उस तरह के चीज़ों का कोई संपर्क नहीं। हम कहेंगे, बात करेंगे, उद्योग विभाग को कहेंगे कि जरा इसके बारे में पता करेंगे। वैसे तो महात्मा गांधी के पूरे देश भर में सब जगह उनके याद है। बिहार में जो शताब्दी समारोह हो रहा है विशेष क्या मैसेज पूरे देश को? देखिए, हम लोग चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह की शुरुआत 10 अप्रैल को कर रहे हैं। 10 और 11 अप्रैल को गांधी विचारकों का यहाँ एक उनका समागम हो और विमर्श हो, राष्ट्रीय विमर्श। उसमें बड़े बड़े गांधी विचारक पधार रहे हैं और वो चर्चा करें। और आज के संदर्भ में गांधी जी का जो विचार है प्रासंगिक है और इस हिसाब से लोगों का एक वैचारिक मार्गदर्शन भी करें। और दूसरा हम लोग करेंगे 11 तारीख को ही मुजफ्फरपुर में भी कार्यक्रम है। 10 की देर रात में, 10-11 की रात में 1917 में अप्रैल में पहुंचे थे गांधी जी, तो 11 अप्रैल को उस स्मृति में एक मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम होगा। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे थे, लेकिन 18 अप्रैल के बाद से बाहर का की यात्रा हुई थी। पहले तो हम लोगों ने 15 सोचा था, लेकिन बाद में सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, 18 अप्रैल से स्मृति यात्रा शुरू हुई। और 17 अप्रैल को पटना में देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा चंपारण सत्याग्रह इसमें। और इसके अलावे हम लोग घर घर तक गांधी जी के विचारों को पहुंचाएंगे। स्कूल कॉलेज में हर जगह गांधी जी के विचार को पहुंचाएंगे। कहानियों के जरिए हम
नई पीढ़ी के लोगों को गांधी जी के काम और उनके विचार से उनको अवगत कराएं। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके अलावा गांधी जी की स्मृति में जहाँ जहाँ वो गए थे उन जगहों का भी को चिन्हित कर लिया गया है, उनका भी विकास किया जाएगा। वहाँ कहीं अगर स्मृति स्तंभ भी बनाना है, कहीं कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है, तो यह सब भी काम हो। और फिर जो गांधी सर्किट है उसको जोड़ने की कोशिश होगी, यह सब काम हो। और इसके अलावा विभिन्न जगहों पर गैर सरकारी तरीके से भी अनेक प्रकार के आयोजन लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी के विचार को जन जन तक पहुँचा देना, नई पीढ़ी को गांधी जी के विचारों से अवगत कराना। गांधी जी के नाम से सब अब परिचित है, गांधी जी के प्रति श्रद्धा का भाव है, गांधी जी के खिलाफ कोई बोले तो कोई आदमी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सही में जो उनके विचार हैं लोग आत्मसात नहीं कर पाए। इसलिए हम लोगों की कोशिश है और मेरी अपनी समझ है कि अगर जो पूरे साल प्रयास करेंगे, अगर नई पीढ़ी के 10% लोगों ने भी गांधी विचार को आत्मसात कर लिया तो 15 से 20 वर्ष में समाज बदल जाएगा। मेरी अपनी धारणा, इसको पूरी निष्ठा के साथ, प्रतिबद्धता के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को करें। मुख्यमंत्री जी, एक खबर आई है कि पटना के जू में 90 लाख की मिट्टी बगैर निविदा के खरीद कर ली गई है। उसमें बड़े लोगों का नाम आ रहा है, एक मंत्री के भी नाम आ रहा है कि उनके कहने पर ऐसा हुआ है। हम तो इधर टहलने अपने कैंपस में टहल लेते हैं, आप टहलने गए हैं क्या? हाँ गए। एमसीडी के चुनाव में जेडीयू भी लड़ रही है, आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, कहा जा रहा है महागठबंधन में जो एक अरे वो एमसीडी का चुनाव, नगर निगम का चुनाव है, कोई राज्य का चुनाव नहीं। हमारी पार्टी की दिल्ली इकाई, जिसका विधिवत राजेंद्र बाबू के जन्म दिवस पर 3 दिसंबर नए सिरे से हम लोगों ने पार्टी को लॉन्च किया। उसी दिन लोगों ने तय किया कि एमसीडी का चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा जरूर लड़िए, लोग लड़ रहे हैं। और एमसीडी का चुनाव मैं नहीं मानता हूँ कि वो कोई गठबंधन, और हमारे यहाँ तो म्यूनिसिपल चुनाव होता है, होने वाला कोई पार्टी के आधार पर तो होता नहीं, लेकिन दिल्ली में पार्टी के आधार पर तो सब लोग लड़ रहे हैं। ये कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात नहीं है कि इससे कोई विपक्ष की एकता को आप छोड़ें। हर पार्टी के लोग होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनसे जुड़े लोग होते हैं। ये स्थानीय निकाय का चुनाव है, लड़ना चाहते हैं तो लड़ने देना चाहिए। हम लोगों ने 3 दिसंबर 2016 में ही तय कर दिया कि ठीक है आप लड़िए। वहाँ की पार्टी की जो इकाई है काम कर रही है, जगह जगह उम्मीदवार भी खड़ा करेगी। इसी प्रकार से सब पार्टी का है। अभी कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली में सत्ता में रही है 15 वर्ष तक लगातार, एमसीडी में भी उनका प्रभाव रहा है, तो लोग लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों का तो एक लोगों की इच्छा थी, खास करके जो हमारे और यूनिट के लोग और बिहार वगैरह के पूर्वांचल के लोग हैं, उन सब लोगों की ख्वाहिश बहुत थी। आपको मालूम है वहाँ 2013 में हम लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए अभूतपूर्व रैली हुई थी रामलीला मैदान में। तो जो बिहार वासी वहाँ हैं उन लोगों का एक भावनात्मक लगाव था। उन लोगों के सेंटिमेंट को भी देखते हुए हमारी पार्टी के लोग कुछ जगहों पर लड़ रहे हैं। आप प्रचार के लिए जा रहे हैं? आप प्रचार के लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अगर दिल्ली इकाई कहेगी कि आपको यहाँ चलना, चले जाएंगे। लेकिन हमारे पास उतना समय तो नहीं है। हमारा तो 10 अप्रैल से गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का कार्यक्रम, तो मेरे पास तो व्यक्तिगत रूप से कोई ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन पार्टी में सब लोग लगे हुए हैं। एक आध जगह अगर दिल्ली इकाई कहेगी कि आप चलिए तो चले जाएंगे, लेकिन 10 के पहले ही हम एक आध जगह जा सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के सब चीज को अपने मुट्ठी में रखते हैं। हम स्टेट यूनिट्स को पूरा फ्रीडम देते हैं, वो काम करें। हम वहाँ प्रभारी वगैरह सब मनोनीत सब काम देख रहे हैं। सर, ये गांधी जी के सत्याग्रह के नाम पे जो विभिन्न राजनीतिक दलों का रोड शो हो रहा है, इसको आप सही
हम लोगों ने जो कार्यक्रम बनाया है उसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग यहाँ पहले सर्वदलीय बैठक भी की थी और फिर उनके साथ जो गांधी विचार के जो संगठन है उनको भी आमंत्रित किया था और उन सब लोगों की बैठक से में बातचीत में जो निचोड़ निकला था उसी के आधार पर हम लोगों ने पूरे वर्ष का कार्यक्रम निर्धारित किया। तो जो सरकार की तरफ से पहल की जा रही है उसका सर्वदलीय समर्थन और समाज के विभिन्न तबकों का समर्थन, गांधी विचारकों का समर्थन, लेकिन लोकतंत्र है, कोई भी पार्टी अपने स्तर से कुछ करती है तो कर, लेकिन जो बिहार का स्टेट का पूरे राज्य का जो कुछ भी आयोजन है वो सबकी बैठक में जो विचार आए उस पर आए। ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर एक बार फिर से शंका जाहिर की है कई नेताओं की। ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर एक बार फिर से चर्चा हुई है और कई नेताओं ने नाम भी दिए लाते हैं। नहीं, डिबेट तो अभी नहीं, पहले से भी चल रहा है और कुछ संस्थाएं हैं जो जिन लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया भेजा है, लेकिन ये बात उठता रहता है। इलेक्शन कमीशन इसके बारे में कुछ विचार रखता है, लेकिन अगर कहीं आशंका है तो इसका समाधान कर देना चाहिए। सर, जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आरएसएस से अगेंस्ट में और आज़ादी का स्लोगन पेश किया है। तो देश को आज़ाद नहीं, आरएसएस से आज़ादी के वो हमको तनिक भी हम कन्विंस नहीं है कि वो कोई इस देश को मुट्ठी में ले सकते हैं। भ्रम, जो विचार है उस विचार से देश को, भाई ठीक है पॉलिटिकली आज शासन में हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर इस देश का जो मूल विचार है वो विचार बहुत ही सद्भावना का है और सहिष्णुता का। वक्ती तौर पर अगर असहिष्णुता का कोई माहौल है तो इसको बिल्कुल खारिज करना चाहिए और जमकर लोगों को आपसी मेलजोल के जरिए सहिष्णुता का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। और जितनी बुराइयां हैं समाज में उससे तो हम सब लोगों को आज़ाद होना ही। अभी आपने देखा आज सिर्फ महिलाओं को ही लोक संवाद में आमंत्रित किया गया था, उन्होंने क्या कहा, दहेज प्रथा के भी खिलाफ कहा। तो इस तरह की जितनी कुरीतियां हैं उससे आज़ादी की बात तो उठानी ही चाहिए। चलिए, धन्यवाद। हो गया, चलिए चलिए चलिए, हो गया।